Hello everyone, welcome back to the channel and today we are going to see the protein translation. इसके पहले हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन को ऑलरेडी देख रखा है. If you want to see that video, link will be provided in the comment box as well as in the description. So let's get started. See the protein translation. Synthesis of protein भी से कहा जाता है. This is the coded information. जो भी इंफॉर्मेशन कोड होके आती है डीएनए से, that is contained in mRNA. दैट इज कंटेन्ड इन mRNA, मैसेंजर RNA, और वो प्रोग्राम बताता है कहाँ पे करेगा वो प्रोग्राम. तो वो प्रोग्राम होगा राइबोसोम में फॉर दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो डीएनए है जो यहाँ मेन फैक्टर है जो इंफॉर्मेशन देता है कि बॉडी को किस प्रोटीन की जरूरत है और उस प्रोटीन को बनाने के लिए ये मैसेज भेजता है थ्रू mRNA. और ये चीज जो प्रोटीन बनती है सच एज सेइंग दैट प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पे है वो है ribosome. So let's see. First thing, the central dogma. Let me explain you the basic. That is the central dogma. This we have seen the before also. कि DNA से DNA का अगर कॉपी बना रहे हैं तो that is replication. अगर DNA से mRNA को चेंज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं in a proper precise way, तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और mRNA से अगर प्रोटीन का बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन. ये होता कहाँ है? तो राइबोसोम में होगा, इन राइबोसोम. सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, मैकेनिज्म. पहले हम लोग मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे कि ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म क्या है. तो पहले जो ये स्टेप्स हमें पता होने चाहिए कि ये 3 स्टेप्स में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है. फर्स्ट वन इज इनिशिएशन, अनदर वन इज इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन. तो अगर हमें कोई इंग्रेडिएंट बनाना है, से फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड रेसिपी है, तो वी नीड टू सी, पहले हमें कलेक्ट करनी जरूरत होती है चीजों की कि हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस इंग्रेडिएंट की जरूरत है फॉर द रेसिपी. तो ओवर हियर लाइक अ प्री रिक्विसाइट विल सी ऑल द इंग्रेडिएंट ओवर हियर फॉर मेकिंग द प्रोटीन. तो फर्स्ट वन हियर mRNA जो कि मैसेज लेके आएगा, tRNA जो कि एमिनो एसिड लेके आएगा, राइबोसोम चाहिए होगा, मैग्नीशियम प्लस प्लस चाहिए होगा, एंजाइम्स चाहिए होंगे, फिर अमीनो एसिड चाहिए होगा जो कि 20 होता है, एंड एटीपी एंड एएमपी चाहिए होगा. लेकिन एटीपी यहाँ पे एनर्जी, और ये एनर्जी को बता रहा है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एएमपी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. पहले ये सारे स्टेप्स के इन्वॉल्व होने से पहले यहाँ पे पहले एक्टिवेशन होता है. एक्टिवेशन होता है उन एमिनो एसिड का ताकि वो ट्रांसफर हो पाए टीआरएनए पे. और टीआरएनए यहाँ पे एक और नाम इसको कहा जाता है एडेप्टर मॉलिक्यूल. तो टीआरएनए एक व्हीकल की तरह एक्ट करेगा जहां से वो साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड्स को लेके आएगा एज पर द डिमांड ऑफ द एमआरएनए. जैसा कि डिमांड डीएनए ने एमआरएनए को बताया है, उस कोडोन को रीड करके टीआरएनए अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में ढूंढने जाएगा और वहां से लेके आएगा, एंड देन इट विल बी नोन एज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए. सो दिस एक्टिवेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स. तो 2 स्टेप्स में क्या क्या है? अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस एंजाइम. मतलब अमीनो एसिड को मैंने क्या दिया? एनर्जी दिया. एनर्जी के साथ साथ क्या दिया? एंजाइम दिए. एंजाइम ये तीनों जो है ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Mg++, एंड देन ये बॉन्ड बनाएंगे एमिनो एसिड एमिनो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और एंजाइम का. और यहाँ से जो 2, यहाँ पे 3 फॉस्फेट था, यहाँ पे अभी एक ही फॉस्फेट दिख रहा है, तो ये इसके 2 फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे. नाउ ईच एमिनो एसिड असाइल आरएनए सिंथेटेज इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड. मतलब कि एक जो टीआरएनए जो रीड करेगा तो हर एक एमिनो एसाइल आरएनए जो है वो एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के साथ ही कोड कर रहा होगा. तो उसी तरह अब यहाँ पे दूसरा स्टेप में क्या आएगा कि ये वाला अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम टीआरएनए पे बाइंड होगा. ये एक्टिवेट हो गया, अमीनो एसिड अब एक्टिवेट हो गया है. ये अमीनो एसाइल आरएनए सिंथेज जो है ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड किया, तो ये अभी एक्टिवेट हो गया. अब ये टीआरएनए में अटैच होने के लिए रेडी है. तो रेडी है, तो ये जैसे अटैच होगा तो ये एएमपी और एंजाइम रिलीज हो जाएंगे और एमिनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड हो गया. अब ये एक्टिवेटेड है अमीनो एसिड
एक्टिवेटेड हो चुका है। अब टीआरएनए पे आ गया, अब ये जाएगा राइबोसोम पे। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस हैज डुअल फंक्शन, इट हेल्प्स इन अटैचिंग अमीनो एसिड टू एटीपी एंड इट आल्सो ट्रांसफर्स अमीनो एसिड टू टीआरएनए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस का डुअल फंक्शन होता है। वो कौन कौन से है? ये हेल्प कर रहा है पहले अटैच करने में ये अमीनो एसिड को यहाँ पे एटीपी पे, and then it also transfers amino acid to the tRNA over here. Moving on next. So basically हमें पहले जान लेना चाहिए कि राइबोसोम किस तरह के होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होंगे वो दो तरह के होंगे। एक है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट विल बी ऑफ 70s एंड 50s एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ 30s। टोटल 70s में हो जाएंगे। और यूकैरियोट जो है यहाँ पे 60s और 40s है जो कि 80s को बना रहे हैं। तो ये आपको पता होगा। S यहाँ पे स्वेट बॉक्स यूनिट है। ये जो 50s और 30s है तो ये इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो स्पेस में कलेक्टिवली जहां पे फंक्शन होता है वहां पे सिर्फ 70s का काम हो रहा होता है। तो ये इस तरह से लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अरेंज हो रहे होते हैं। नाउ कमिंग टू इनिशिएशन। इनिशिएशन में एमआरएनए बाइंड करता है विद स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन फैक्टर और द इनिशिएशन फैक्टर। इसी राइबोसोम में 3 साइट देखने को मिलेगा इन द लार्ज सब यूनिट। दिस विल बी सीन इन द लार्ज सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट में क्या होगा? स्मॉलर सब यूनिट में एमआरएनए बाइंड होंगे। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पिक्चर में कि एमआरएनए स्मॉलर सब यूनिट में बाइंड कर रहे हैं और लार्जर सब यूनिट में ये सारे साइट्स प्रेजेंट होंगे, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। ई साइट इज द एग्जिट साइट, पी साइट इज द पेप्टाइडल साइट एंड ए साइट इज द अमीनो एसिड अराइविंग साइट। So let's see. So over here, this is the smaller subunit and this is the mRNA which is being attached to the smaller subunit. पहले ये mRNA स्मॉलर सब यूनिट पे अटैच होता है, फिर यहाँ पे जाके ये सारे साइट बनते हैं। लार्जर सब यूनिट आता है, उसमें ये सारे साइट होते हैं, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट। पी साइट एक्सेप्ट करता है मिथ्योनिन को फॉर द इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज ब्रॉट टू बाय mRNA। तो पहला चीज जो स्टार्ट करेगा इस प्रोटीन ट्रांसलेशन को वो होगा कोडोन होगा AUG। जैसे कि फॉर प्रोकैरियोट फॉर्माइल मिथ्योनिन आता है और फॉर यूकैरियोट मिथ्योनिन आता है। नाउ कमिंग टू द इलॉन्गेशन। इनिशिएशन स्टार्ट हो गया है तो इलॉन्गेशन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो पहला है इनिशिएशन का ये पहला स्टेप है ये वाला कि यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिएगा इस चीज को कि यहाँ पे पहले हमें मिथ्योनिन दिख रहा है। मिथ्योनिन हमें पता है कि टीआरएनए, हमें पता है कि ये टीआरएनए का ये थर्ड साइड पे अमीनो एसिड लेके आता है जो हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन इस वाले साइड पे एंटीकोडोन लगे रहते हैं। एंटीकोडोन क्या होते हैं? एंटीकोडोन। तो वो एंटीकोडोन किस कोडोन का एंटी है? यहाँ पे एमआरएनए में जो मैसेज होता है जैसे फॉर एग्जांपल AUG उसी का एंटीकोडोन है यहाँ पे। और इस एंटीकोडोन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री साइट लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका एंटीकोडोन को UAC। तो ये पढ़ लिया कि UAC, ये टीआरएनए ने देख लिया, इसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना लिया। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस इस साइड पे बन गया तो यहाँ पे इसको पता चल गया कि इसे कौन सा ढूंढना है। तो ये लेके अभी जाएगा साइटोप्लाज्म में। जब ये साइटोप्लाज्म में जा रहा होगा तो ये ढूंढता जाएगा UAC के साथ कौन सा जुड़ेगा, UAC के साथ कौन सा जुड़ेगा। तो इसे फाइंड मिलता है कि AUG जो है UAC के साथ जुड़ रहा है तो फिर ये मिथ्योनिन को लेके आता है। So this is the basic process how the tRNA is working upon here. So let's see again back to the picture. तो ये P साइट पे पहले AUG मिथ्योनिन दिखा तो यहाँ पे इसने UAC देखा, UAC से tRNA ने यहाँ पे मिथ्योनिन लिया है। Now ये क्या होगा बेसिक चीजें इसमें कि ये जो जैसे P साइट पे जो tRNA है ना ये रिलीज हो जाएगा, इसमें A साइट पे चला जाएगा, सॉरी ई साइड पे चला जाएगा और ई साइड से एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा और चला जाएगा वो फिर से दोबारा एक दूसरा एमिनो एसिड लेके आने के लिए। और ये वाला जो साइट है ना ये ए साइट है। दिस इज द अराइविंग साइट। दिस इज व्हाट? दिस इज द अराइविंग साइट ऑफ द न्यू अमीनो एसिड। वहीं पे देखिए आराम से AUG पहले मिला तो UAC इसने एंटीकोडोन पाया
तो इसने मिथ्योनिन लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अराइविंग साइट है तो कोई भी दूसरा एमिनो एसिड आ सकता है। यहाँ पे हमने वेलिन को लिया है, कुछ भी आप ले सकते हैं अदर देन द मिथ्योनिन और स्टॉप कोडोन, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो GGU मैंने वेलिन के साइड को लिया, तो यहाँ पे एंटीकोडोन क्या दिखा, CCA, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि A is pairing with in mRNA, A is pairing with U with the double bond and G is pairing with the C with the triple bond. तो यहाँ पे G के साथ C, G के साथ C and U के साथ A, तो यहाँ पे वेलिन। अब tRNA ने साइटोप्लाज्म से वेलिन को ले लिया। अब ये क्या होगा कि ये वाला साइट पे जो भी ये tRNA था, ये यहाँ से इसको छोड़ देगा, इसको कट कर देगा इस अमीनो एसिड को, और यहाँ से ये ई साइट पे जाके रिलीज हो जाएगा। तो tRNA क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ये वाला साइट फिर से खाली हो गया, तो यहाँ पे अब न्यू tRNA आएंगे, और ये वाला साइट पे, यहाँ पे मतलब ये वाला जो साइट था, इसका जो tRNA है वो वापस से P साइट पे आ जाएगा, मतलब शिफ्ट होते जाएंगे, क्योंकि फ्रेम शिफ्टिंग होती है ना, तो ये P साइड से यहाँ चला जाएगा और A साइड से यहाँ चला जाएगा और E से यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको बेसिक से ध्यान रखना है कि ये वाला जो था, ये वाला ये E में गया और E से बाहर निकल गया, ये A साइट वाला E में गया, P में गया, और P में जाके यहाँ पे मिथ्योनिन और वेलिन के बीच में बॉन्डिंग कर दिया। दो अमीनो एसिड मिल गए तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गया, और वो बॉन्डिंग किस वजह से हुआ, तो पेप्टाइड बॉन्ड के वजह से हुआ, फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड। Now here it is a blank in the A site. Now new tRNA will be coming. तो new tRNA आने के लिए, now see this tRNA makes an exit to bring the new amino acid, और यहाँ पे जो A साइट में, प्रीवियस पिक्चर में जो A साइट में था वेलिन वाला, वो आ गया P साइट पे इसने बना लिया बॉन्डिंग विद द प्रीवियस वन अमीनो एसिड। अब ये न्यू अराइविंग ऑफ द न्यू tRNA विद अनदर अमीनो एसिड, तो यहाँ पे तीसरा अमीनो एसिड हमने लेके आया है, दैट इज लाइसिन। तो लाइसिन को लेके आए तो यहाँ पे अटैच हो गया। अब ये लाइसिन क्या करेगा, ये वाला अमीनो एसिड फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला फिर से यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला tRNA यहाँ शिफ्ट होगा और फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये लाइसिन जो है, ये लाइसिन जाके मिथ्योनिन, वेलिन और लाइसिन जाके जुड़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे फिर आप देख पा रहे हैं कि ये P साइट है, P साइट में लाइसिन, वेलिन और मिथ्योनिन जुड़ गए। अब यहाँ पे फिर से A साइट पे कौन सा आ जाएगा, तो चौथा अमीनो एसिड आ जा रहा है। तो दिस कॉम्प्लेक्स मूव्स फॉरवर्ड वन फ्रेम, इसी तरह से ये कॉम्प्लेक्स मूव करते जाएगा और सारे अमीनो एसिड को हम लोग, mRNA को हम लोग रीड करते जाएंगे और प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट बनाते जाएंगे। तो सच अमीनो एसिड कीप्स एडिंग एज पर द DNA इंफॉर्मेशन गिवन बाय द mRNA। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इलोंगेशन का प्रोसेस था। इसी तरह से जब तक हम लोगों को mRNA इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमें उससे कौन सा प्रोटीन कितने अमीनो एसिड का चाहिए, तो वो तब तक हम लोग इसको बनाते जाएंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब हमें पता होगा कि अब हमें mRNA को रोकना होगा, क्योंकि हमें बस इतना ही प्रोटीन चाहिए था, मतलब DNA को जो रिक्वायरमेंट था वो इतना ही था, अब उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तब आएंगे mRNA में एक सेगमेंट जहाँ पे स्टॉप कोडोन आएगा, जिसे टर्मिनेटिंग कोडोन भी बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ आएगा रिलीजिंग फैक्टर। ये रिलीज फैक्टर दो तरह के होंगे, F1 एंड F2, जो कि रीड करेंगे तीन स्टॉप कोडोन को, और तीन स्टॉप कोडोन होते हैं UAA, UAG एंड UGA। UAA यहाँ पे RF1, F1 फैक्टर में UAA होगा, UAA को रिकॉग्नाइज करेगा रिलीज फैक्टर 1, और रिलीज फैक्टर 1 UAG को भी रिकॉग्नाइज करेगा। उसी तरह रिलीज फैक्टर 2 जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा UAG और UGA को। So these terminating codons are recognized by some release factor which help in splitting of the carbonyl, which helps in splitting of the carboxyl end of polypeptide and last tRNA carrying the chain। तो जो भी last tRNA होगा उसका जो सेगमेंट होंगे उसको ब्रेक करेगा ताकि वो पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज हो पाए। So coming and seeing it with the picture, तो ये आपका एग्जिट साइड से tRNA रिलीज हुआ और इस P वाले साइड पे इतने लंबे चेन बनेंगे। आप इसको ऐड कर सकते हो, बहुत सारे अमीनो एसिड भी ऐड हो सकता है, नो मैटर। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए 6 अमीनो एसिड लिया है। So यहाँ पे आ गया स्टॉप कोडोन। जब mRNA में ये स्टॉप कोडोन रीड हो गया कि UAA आ गया तो रिलीज फैक्टर आ गया। अब अगर UAA को पढ़ने के लिए कौन आएगा, तो रिलीज फैक्टर 1 आएगा, क्योंकि रिलीज फैक्टर 1 UAA को
पढ़ता है और UAG को F1 या F2 दोनों पढ़ते हैं और UGA को सिर्फ F2 पढ़ेगा। सो राइबोसोम जम्प्स ऑफ स्टॉप कोडोन एंड डिसोसिएट। जैसे ही ये स्टॉप कोडोन आता है तो ये राइबोसोम यहाँ से डिसोसिएट हो जाता है, इसको जंप करके इसमें रिलीज यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनाता, अमीनो एसिड को ज्वाइनिंग नहीं करता। तो अमीनो एसिड को ज्वाइनिंग नहीं करता तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेकेज हो जाएगा। ब्रेकेज हो जाने के बाद ये जो कंप्लीटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फाइनली रिलीज हो जाएगी साइटोप्लाज्म में फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग एंड ट्रांसफर टू द अदर cell organelles. So this was it for this protein translation. I hope you understood it very nicely. If you do like the video, please share it with your friends and stay tuned for more such neat videos and coming up to of the other chapters also. तो अगर आपको इसके पहले का ट्रांसक्रिप्शन और DNA एप्लीकेशन नहीं देखे हैं तो please go and check out in the description box or in the comment section. I'll be pinning up the link over there. So thank you for so much for giving love for looking at biophilic need biology, and here the concepts are going to be like makhan. Please trust, do see and like the video, like, share and subscribe. Thank you so much.